प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी के संकलित अंश का व्याख्या भाग हम पढ़ रहे हैं। हम प्रारंभ करेंगे इस वीडियो में पद संख्या 14 से, और आप पिछले वीडियो अवश्य देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम प्रारंभ करते हैं पद संख्या 14 से। पुनि सिंहार हाट बलदेसा, किए सिंगार बैठी तह बेसा, मुख तमोल तन धीर कुसुम्बी, कानेन कनक जड़ाऊ खुम्बी, हाथ बीन सुनी मिर्ग बुलाही, नर मोहही सुनी पैग न जाही, भो धनुष तिन्ह नैन अहेरी, मारही बान सान सो फेरी, अलक कपोल डोला हैसी देही, लाई कटाछ मारी जीव लेही, कुछ कंचुक जनऊ जुग सारी, अंचल देही सुबावही ढारी, केत खिलार हारे तेही पासा, हाथ झारी उठी चलही निराशा, चेटक लाई हरही मन जब, चेटक लाई हरही मन जब लगी होए गत फेंट, साठ नाठी उठी भय बटाऊ, ना पहचान ना भेंट। ये जो आपका पद है, ये भी मलिक मोहम्मद जायसी के संकलित अंश सिंहल द्वीप वर्णन खंड से लिया गया है, और इस पद में सिंहल द्वीप के श्रृंगार बाजार का वर्णन किया गया है। श्रृंगार बाजार जो होता है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। शब्दार्थ: सिंहार हाट का मतलब होता है श्रृंगार का बाजार, और बेसा यानी वेश्या, तमोल यानी पान, कुसुम्बी, ये मैं आपको शब्द बता रहा हूं कुछ। कुसुम्बी अर्थात कुसुम रंग का जो उनका वस्त्र होता है, उनको कहते हैं कुसुम लरंग भी इसको कहते हैं हम। खुम्बी यानी कानों में पहने जाने वाले आभूषण। पैग यानी कदम। शान का मतलब होता है शान, चढ़ना। अलक यानी बाल। कटाक्ष यानी तिरछी नजर। और इसमें कुछ ऐसे खास शब्द नहीं है। खिलार एक शब्द आया था इसमें, इसका मतलब होता है खिलाड़ी। फेंट का मतलब होता है पास में। साठ यानी पूंजी। और ना का मतलब होता है नष्ट करना, नष्ट होने का भाव जो होता है, नष्ट होने पर कह सकते हैं। और अब हम व्याख्या देखते हैं कि कवि जैसी प्रस्तुत पंक्तियों में सिंहल द्वीप के श्रृंगार बाजार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फिर उस देश को श्रृंगार का बाजार भी, उस देश का श्रृंगार बाजार भी बहुत अच्छा है, बहुत विस्तृत है। वहां यानी उस श्रृंगार बाजार में वेश्याएं श्रृंगार करके बैठी हुई है। बेसा जो शब्द आया था, उनके मुख में पान है एवं तन पर कुसुम्बी रंग का वस्त्र पहन रखा है उन्होंने। उनके कानों में
सोने की जड़ाऊ खुंबी है, उनके हाथों में वीणा है, जिनके मधुर स्वरों से मोहित होकर मृग अपना रास्ता भूल जाते हैं। यदि मनुष्य सुन लेता है तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं का वहीं जड़वत हो जाता है। उनकी भौहें धनुष है, नेत्र शिकारी हैं, वे शान पर चढ़े हुए तीर की भांति गहरी मार करते हैं। जिस प्रकार धनुष पे चढ़ा हुआ तीर अपने लक्ष्य का भेदन करता है, उसी प्रकार उनकी जो भौहें हैं वो किसी न किसी का भेदन अवश्य करती है, जो उनका निशाना होता है। उनके बाल उनके गालों पर गिरे हुए हैं, वे हंसती है और कटाक्ष करके लोगों की जान ले लेती है। कंचुकी के भीतर उनके दोनों उरोज मानो पासे खेलने की दो गोटियां हों। जब वे उनको छिपाने के लिए आंचल रखती हैं तो आंचल स्वाभाविक रूप से गिर जाता है। इन पासों पर कितने ही खिलाड़ी हार गए और वे हाथ झाड़कर निराश होकर चले गए। जब तक किसी की गांठ में पैसा होता है, ये उनके मन को ऐसे हेरती है, ऐसे ऐसे बहलाती है, ऐसे सहलाती है कि जैसे कि उन्हें उन पर अपना सब कुछ लुटाती रहती है। और जब पैसा नष्ट हो जाता है तो वे व्यक्ति वहां से उठकर एक राहगीर की तरह उनके पास से चले जाते हैं, जैसे कि उनसे कोई जान पहचान ही न हो या उनसे कोई भेंट ही नहीं हुई हो। यहाँ पर अलंकार जो है वो उत्प्रेक्षा, रूपक और अनुप्रास अलंकार है। और इसके अलावा दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है, जैसे कि आप जानते हैं। और अवधि भाषा का प्रयोग है, ये बात तो सामान्य है। और यहाँ पर भी समासोक्ति अलंकार के द्वारा लौकिक अर्थ के साथ साथ अलौकिक अर्थ का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि संसार में बहुत से आकर्षण होते हैं, तो कुछ लोग उस आकर्षण में फंसकर अपना सब कुछ गंवा देते हैं। यहाँ पर वेश्याओं के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जैसे आप जानते हैं। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि संसार की निस्सारता का वर्णन भी इसी पद में समासोक्ति के माध्यम से किया गया है। अब हम देखते हैं पद संख्या 15। लेड़ के फूल बैठी फुलहारी, पान अपूरब घरे सवारी, सौथा सबे बैठिले गांधी, फूल कपूर खिरोरी बांधी। कतहु पंडित पढ़ही पुराना, धर्म पंथ कह करही बखानु, कतहु कथा कहे किछु कोई,
कतहु नाच कूद भल होई, कतहु चिरहंटा, कतहु चिरहंटा पंखी लावा, कतहु पखंडी काठ नचावा, कटहु नाद सबद होड़ बला, कतहु नाटक चेटक कला, कतहु काहू, कतहु काहू रग ठग विद्या लाई, कतहु लेही मानुष बोराई, चरपट चोर गठी छोरा, मिले रही ओही नाच, मिले रहे ओही नाच, जो ओही हाट, सजग भा गद ताकर पे बाँच। अब हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। पहले ये पंक्तियां भी मलिक मोहम्मद जायसी के संकलित अंश यानी पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से ली गई है। ये तो सब में सामान्य बात है। इन पंक्तियों में सिंहल द्वीप नगर का वर्णन किया गया। बात वही है, कुछ नगर की कुछ और विशेषताएं कुछ बताई है यहाँ पर। और इसमें शब्दार्थ कुछ जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपकी व्याख्या में आसान रहेंगे। पहला शब्द है फुलहारी, यानी फूल वाला है, फूल वाली, जो फूल लेके बैठती है। साधा अर्थात सुगंध, सुगंध, सुगंध से युक्त। गांधी यानी इत्र बेचने वाला। खिरोरी एक शब्द आता है इसमें व्याख्या में, जिसका अर्थ होता है सुगंधित टिकिया, जो कत्थे से बनती है, उसको कहते हैं खिरोरी। और कुछ शब्द और है। चिरहंटा यानी इंद्रजाल, जो जादू दिखाता है उसको हम चिरहंटा कहते हैं, जादू दिखाता है जो। पाखंड यानी आडंबर का खेल करने वाला। काठ, काठ का मतलब होता है लकड़ी। काठ नचावा, कठपुतली का जो नाच करता है उसको कहते हैं। गत यानी पूंजी। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि जैसे कहते हैं कि फुलवारी यानी फूल वाली फूल लेकर बैठी हुई है उस सिंहल द्वीप के बाजार में। पानों को अपूर्व रूप में सजाकर रखा गया है। ये बेचने वाले तरह तरह के इत्र सुगंध लेकर बैठे हुए हैं। कपूर कत्थे की टिकिया बनी हुई है, बेचने के लिए तैयार है। कहीं पर पंडित धर्म की पुस्तकें पढ़ रहा है, लोगों को सुना रहा है, पुराण आदि का वाचन कर रहे हैं तथा धर्म के सिद्धांतों का वर्णन बखान कर रहे हैं। कहीं पर कोई कुछ कथा कह रहा है और कोई कुछ कहीं कहीं पर नाच तथा कहीं कहीं पर कौतुक हो रहा है। कौतुक का मतलब विशेष प्रकार के आश्चर्यजनक गतिविधियां। कहीं पर इंद्रजालिक यानी जादूगर पक्षी लेकर आया है। कहीं पर पाखंडी कठपुतली का नाच दिखा रहा है। आजकल तो कठपुतली नहीं देखी जाती, लेकिन पहले कठपुतली का प्रदर्शन होता था। आज भी कई जगह, कई मेलों त्योहारों में हम इसको देख सकते हैं।
कहीं पर अच्छा संगीत का शब्द हो रहा है और कहीं पर नाटक अथवा जादुई कला का प्रदर्शन हो रहा है। कहीं कोई ठग विद्या लेकर आया है। कहीं पर मनुष्य देखकर पागल हो रहा है, यानी कुछ ऐसी ऐसी गतिविधियां जिसको देखकर मनुष्य पागल हो जाता है, अर्थात वो आश्चर्यचकित हो जाता है। उस नाच आदि में चालाक और गांठ काटने वाले अर्थात जेब कतरे मिले रहते हैं। जो इस बाजार में सजग रहता है उसकी ही पूंजी बची रहती है। टिप्पणी अपन देख लेते हैं विशेष में। यहां पर अनुप्रास अलंकार की सुंदर योजना है। लगभग सभी पदों में अनुप्रास अलंकार आपको यहां पर मिल जाएगा। चौपाई दोहा शैली का प्रयोग हुआ है, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ, ये सामान्य सी बातें हैं। और समासोक्ति के द्वारा, जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूं कि पद्मावत समासोक्ति परक कार्य है। समासोक्ति के द्वारा बताया गया है कि जो व्यक्ति इस संसार में सजग रहते हैं वे ही अपनी पुण्य पूंजी को बचा सकते हैं, अन्यथा माया के प्रभाव में पड़कर वह अपनी मूल पूंजी को भी गंवा बैठता है। अर्थात थोड़ा बहुत उसने पुण्य अर्जित किया भी है पिछले जन्मों में, तो वो भी पुण्य वो गंवा देता है। तो यहाँ पर समासोक्ति के द्वारा संसार में रहकर भी सजग रहने का उपदेश कवि ने दिया है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं हम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे के वीडियोज भी देखते रहें और अपना अध्ययन जारी रखें। आप सब अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।